बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड। इससे पहले हमने पढ़ लिया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड का फार्मूला ड्राइव करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्लोज पाथ का वर्क डन ज़ीरो होता है। अगर मैं कहूँ कि अगर बॉडी एक सर्कल में राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है तो उसका वर्क डन क्या होगा, उसका वर्क डन ज़ीरो होगा। लेकिन उसने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया, उसने रनिंग की है, वो सर्कल में दौड़ लगाता है और एक सर्कल कंप्लीट करता है। उस पर्सन के अकॉर्डिंग तो उसने वॉकिंग की है, उसने एक्सरसाइज की है, लेकिन फिजिक्स कहती है उसका वर्क डन ज़ीरो है। ऐसा क्यों है हम लेक्चर में देखेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो बच्चों, हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड। इस टॉपिक को समझने से पहले हम फोर्स को देखेंगे। फोर्स की बेसिकली टू कैटेगरीज होती हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है इसको समझते हैं, फिर हम चलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड की तरफ। फिर उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशन फील्ड का कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम आ जाएंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हम फर्स्ट देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स को। इसके लिए हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं हैमरिंग की। अगर आप हैमरिंग से किसी कील को आप हिट करें तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, यानी आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो होगी कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ चलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हम कंसिडर करते हैं कि बॉडी अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो कॉन्टैक्ट में है और अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। अगर यही बॉडी अर्थ के किसी डिस्टेंस पे हो जाए, स्पेस में हो जाए, तो अब स्पेस में होगा तो अर्थ अब भी इस पर फोर्स लगा रही है। अर्थ अब जो इस पर फोर्स लगा रही है ये क्या होगा, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि बॉडी अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन अर्थ अब भी इस पर फोर्स लगा रही है। अर्थ जो अब इस पर फोर्स लगा रही है ये फोर्स किसी एक पर्टिकुलर रीजन में लग रही है, और ये जिस पर्टिकुलर रीजन में लग रही है इस रीजन को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड वो रीजन है, यानी वो स्पेस है, वो अर्थ के अराउंड एरिया है जिसके अंदर अर्थ किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है। और उस रीजन को या उस एरिया को जिसके अंदर बॉडी पे फोर्स लगती है, उस एरिया का नाम या उस रीजन का नाम हम रख देते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। तो बच्चों ये हमने कंसेप्ट देख लिया। यहाँ पे हमने देख लिया ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है। नाम से ज़ाहिर है फील्ड का मतलब एरिया हो गया या रीजन हो गया जिसमें फोर्स लगेगी, उस रीजन को कह देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी हुई है इस टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है, तो आप उधर से इसको देख लेंगे। अब चलते हैं हम वर्क डन से रिलेटेड चंद टर्म्स देखने लगे हैं जो लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज़ में भी देखी थी, लेकिन हमारी बुक में इस टॉपिक में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी भी हुई हैं। वो टर्म्स क्या हैं कि वर्क डन कब मैक्सिमम होता है, या मैं इधर कहता हूँ वर्क डन पॉजिटिव कब होता है। वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट की एंड फोर्स की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जब सेम होगी तो एंगल 0 डिग्री होगा, और कोस 0 1 आता है तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। इसको चलें सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या होगा, एफ डी कोस 0 डिग्री लगा लेते हैं। जब ये एफ और डी सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0 बनेगा, और इधर फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कोस थीटा, और एंगल की जगह क्या लगा दिया 0, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो 0 लगाएंगे, कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डी आ गया। एफ डी आ गया मतलब वर्क डन क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि वर्क डन एंड फोर्स दोनों ऑपोजिट हैं। जब वर्क डन और फोर्स ऑपोजिट होंगे तब वर्क डन नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आएगा तो इसके लिए मैं इधर लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स क्या है, ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट होंगे तो एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। 180 डिग्री आप पुट करें फार्मूले में तो ये आ जाएगा एफ डी कोस 180 डिग्री, और आप जानते हैं कि कोस 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। अगर यहाँ पे पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, एफ डी इंटू -1, और -1 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो
एफ डी आ जाएगा। ये हमारे पास वर्क डन नेगेटिव में आ रहा है जब क्या हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो। और वर्क डन कब ज़ीरो होता है ये भी आपको पता होगा। वर्क डन कब ज़ीरो होता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो। जब ये परपेंडिकुलर हो तो हमें पता है एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। और एंगल 90 हो तो आप फॉर्मूले में पुट करें, फॉर्मूला होता है वर्क डन का W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, और इधर 90 लगाते हैं। और हमें पता है कि कोस 90 डिग्री कितना होता है, कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो ये आ जाएगा एफ डी इंटू ज़ीरो, और ज़ीरो को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये वर्क डन क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने देख लिया कि वर्क डन ज़ीरो होता है जब एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, इसके आगे हम पढ़ने लगे। ये टर्म्स आपने डायरेक्ट याद रखनी है, आपकी बुक में एक लाइन में मेंशन किया हुआ है ये, फिर इसी तरह ये दूसरी लाइन में ये डायरेक्ट मेंशन किए हुए हैं, थ्योरेटिकल आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, पेपर में आपने इसको थ्योरेटिकल ही लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि वर्क डन ग्रेविटेशन फील्ड के इनसाइड क्या होता है। तो इसके लिए बच्चों हम इधर लेट करते हैं कि हमारे पास पॉइंट ए है। ठीक है, ये लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है। और सेकंड ये फर्स्ट यहाँ पे आता है बॉडी, ठीक है, और फिर यहाँ से ये इधर आ जाता है। और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये पॉइंट बी है। अब बॉडी ने ए से बी आना है तो डिफरेंट पाथ के थ्रू आ सकता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डिफरेंट पाथ बना लेता हूँ। और इस पाथ में देखिएगा, फर्स्ट पाथ में इसका नाम रख लेता हूँ, ये पाथ 1 है। और पाथ 1 का नाम क्या बनेगा, ए, इसको डी कह लेते हैं। बुक में, हमारी बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम में इधर डी लिखा हुआ है, तो ए डी और ये बी हो गया। ये फर्स्ट पाथ, ए से बी आना है तो ए से डी आएंगे, फिर क्या होगा, डी से बी आएंगे। दूसरा पाथ क्या होगा, ये सेकंड पाथ होगा। और सेकंड पाथ का नाम क्या होगा, ए से सी, इसका नाम सी रख लेते हैं, ए टू सी देन सी टू बी, ये सेकंड पाथ हो गया। और थर्ड पाथ इधर सेंटर से बनेगा, ये जो सेंटर से बन रहा है इसको कर्व पाथ बना दिया, यानी ए टू बी, ये कर्व पाथ थर्ड पाथ हो गया। हमारे पास इस वक्त 3 पाथ हैं, फर्स्ट ए डी बी और सेकंड ए सी बी। ठीक है, और थर्ड क्या है, ए टू बी कर्व पाथ है। हम तीनों का वर्क डन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और ये बॉडी कहाँ पे पड़ा हुआ है, ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है, क्योंकि हमने वर्क डन में ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है। तो ये बॉडी किसके अंदर है, ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है, मतलब अर्थ पे पड़ा हुआ, और अर्थ इस पे बॉडी पे फोर्स लगा सकती है। जिस रीजन में बॉडी पे फोर्स लगे उस रीजन को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। तो ये सारे का सारा रीजन अर्थ की फील्ड के अंदर है, यानी फोर्स लगेगी। अब जरा देखिए, मैं लेट करता हूँ फर्स्ट पाथ, इधर लिखते हैं, हम इधर बात करते हैं पाथ 1 की। तो इधर हाइडिंग बना लेते हैं पाथ 1। तो पाथ 1 में वर्क डन का मैं यू नाम लिख लेता हूँ, वर्क डन ए डी बी। ठीक है, ये वर्क डन ए डी बी आ रहा है, और इसमें भी 2 पोर्शन है। कौन से 2 पोर्शन है, पहले वर्क डन होगा ए टू डी, देन वर्क डन होगा डी टू बी, यानी ये फर्स्ट ए टू डी होगा, ये मैंने लिख दिया वर्क डन ए टू डी। फिर क्या होगा, डी टू बी, तो देन डी टू बी। इन दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकंड के वर्क डन को ऐड कर दें तो ये टोटल फर्स्ट पाथ का वर्क डन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वर्क डन फाइंड करते हैं दोनों का, ए डी का और डी बी का। तो फर्स्ट हम ए डी का फाइंड करते हैं, तो इधर मैं लिख लेता हूँ वर्क डन ए डी इज इक्वल टू, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कोस थीटा। ठीक है, तो इधर एफ डी, एफ ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, और डी, अब ये ए से डी ले रहे हैं तो यहाँ पे डी डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, ए डी हमने लिख दिया। ठीक है, और ये बॉडी पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, यानी मैं इधर यूँ लेट करता हूँ, ये बॉडी है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, ठीक है, और इस पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होती है, ये याद रखना है। और ये ए टू डी हॉरिजॉन्टल है और ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड है। अगर आप गौर से देखें तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और ये याद रख लें, जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एंगल 90 बनेगा, तो इधर साल आ जाएगा कोस 90 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, एफ डी कोस थीटा। तो एफ की जगह एफ जी ग्रेविटेशन फोर्स
और डी डिस्प्लेसमेंट की जगह ये ए डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, और एंगल कितना बना है दोनों का 90 बनेगा। और cos 90 आप जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो एफ जी ए डी ये वैसे ही लिखा, और cos 90 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि वर्क डन ए डी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। ये हमने ए डी का निकाल लिया। अब कौन सा वर्क डन निकालने लगे, डी टू बी, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखें बॉडी अगर ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करता है तो इधर हम फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा किधर को होगी, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होगी, ठीक है। और बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्टेंस किधर को होगा, अपवर्ड को होगा। तो आप ज़रा देखें डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, डी टू बी, ये ऊपर की तरफ बनेगा। और ये ऊपर की तरफ डिस्टेंस है क्योंकि ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स किधर है, नीचे है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन बन रही है। तो इनके दरमियान अब एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अब डी टू बी का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये डी टू बी का क्या लिखेंगे, वर्क डन डी बी इज़ इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, एफ डी कोस थीटा। तो एफ की जगह एफ जी और एफ डी, डी की जगह पे क्या आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये डी बी आ जाएगा। तो ये पाथ बनेगा डी बी और एंगल कितना बन रहा है इनके दरमियान, 180 बन रहा है। तो कोस 180 लगाएंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लें, डी बी इज इक्वल टू एफ जी, ठीक है। और ये ऐसा करते हैं तो वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। एफ जी ग्रेविटेशन फोर्स है, इसका फॉर्मूला होता है एम जी, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला एम जी पुट किया। और डी बी क्या है, ये डी बी हाइट के इक्वल होगा। तो इधर डी बी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एच हाइट पुट कर देंगे। और cos 180 है, cos 180 -1 है, ठीक है। ये डी बी जो है ना ये हाइट के इक्वल आएगा, ये टोटल हाइट हमारे पास एच बनेगी जिसको डी बी कह रहे हैं, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन ऑफ डी बी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एम जी एच आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है, अब ये वर्क डन कौन सा है, ये वर्टिकल डी से बी है। हमने ए से बी आना तो फर्स्ट पाथ का वर्क डन ए टू डी निकाला वो 0 है, फिर डी से बी निकाला वो माइनस एम जी एच है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं इस इक्वेशन में। देखें इस इक्वेशन में हमने पुट करना है तो दोनों का वर्क डन ऐड हो जाएगा। तो पुट करते हैं इधर, पहले तो ये मैं इक्वेशन लिखता हूँ। हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है ए डी बी और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, वर्क डन ए डी प्लस वर्क डन डी बी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ए डी बी इज इक्वल टू, ये कितना आया हमारे पास, 0 आ रहा है, इसको 0 लिखा। और डी बी वर्क डन कितना आ रहा है, माइनस एम जी एच आ रहा है, ठीक है। इसको ऐड कर लें, 0 तो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये फर्स्ट पाथ का जो हमारे पास अब वर्क डन आएगा ए डी बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस एम जी एच, ठीक है। ये फर्स्ट पाथ का वर्क डन माइनस एम जी एच आ गया। अब सेकंड पाथ की तरफ चलने लगे, इसका नाम मैंने इक्वेशन 1 रख दिया। और सेकंड पाथ इधर देखें तो वो कौन सा है, ए सी बी। अब आपने ना डायरेक्ट याद रखना है, अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है तो एंगल कितना होगा 180, अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो एंगल कितना होगा 90। जैसे इधर देखें हॉरिजॉन्टल 90 है, इधर वर्टिकल में 180 है, तो इधर भी ऐसा होगा, वर्टिकल में अपवर्ड मूव कर रहा है तो 180 एंगल है, इधर हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो एंगल 90 होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एंगल आपको याद होगा। अब मैं इधर लिख लेता हूँ कि इधर तो हमने इसका नाम रख लिया, ये इक्वेशन 1 है। अब पाथ 2 का हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं पाथ 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाथ 1 लिखा था, इसको मैं रेड में लिख लेता हूँ, हाईलाइट हो जाएगा। ये पाथ 1 का वर्क डन हमने फाइंड किया था, ठीक है। अब पाथ 2 का फाइंड करने लगे हैं तो इसके लिए क्या बनेगा, ए सी बी। अब वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन ए सी बी, और ये ए टू सी बनाते हैं पोर्शन, ठीक है। तो ये आ जाएगा वर्क डन ए टू सी, फिर आ जाएगा सी टू बी, ठीक है। पहला ए टू सी फिर सी टू बी, ये पोर्शन बना ली। अब ऐसा करते हैं, ये इसको मैं कंबाइन ही कर लेता हूँ। तो चलें इसको हम इस तरह करते हैं, ये निकालते हैं फर्स्ट वर्क डन ए टू सी। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं, क्या आएगा, एफ डी कोस थीटा फॉर्मूला होता है, तो एफ की जगह एफ जी लगा दिया, ग्रेविटेशन फोर्स है। और पाथ कौन सा है, ए टू सी, तो इधर डी डिस्टेंस की जगह ए सी लिख देंगे, ठीक है। और कोस कितना आ जाएगा 180, एंगल 180 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अभी आपको बताया जब भी बॉडी अपवर्ड मूव करेगा तो एंगल कितना होगा 180 होगा,
तो इधर लगा लें एफ जी ग्रेविटेशन फोर्स है, इसका फॉर्मूला एम जी होता है, और ए सी की जगह लिख दें हाइट, क्योंकि ये ई सी किसके इक्वल डिस्टेंस बन रहा है, हाइट के इक्वल बन रहा है। तो ए सी की जगह क्या लिख देंगे, एच हाइट लिख देंगे, और cos 180 -1 है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एम जी एच, और इधर क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए सी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वर्क डन आ गया इस पोर्शन का, ये इस पोर्शन का निकालिए। अब किसका निकालते हैं, सी बी। सी बी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इधर से सी से बी जाएगा। तो अब इसका वर्क डन हॉरिजॉन्टल में मैंने अभी आपको बताया एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो अब इधर लिखते हैं वर्क डन सी टू बी, तो इधर आ जाएगा सी टू बी, और ये फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला होता है एफ डी कोस थीटा, तो एफ की जगह जी लगा दिया, और डी की जगह ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सी बी। ठीक है, तो इधर सी बी लिख दिया, ठीक है, और साथ कोस एंगल कितना लगाएंगे, 90 डिग्री लगाएंगे ना, मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो एंगल 90 होगा, जैसे इधर बताया था एंगल 90 है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो इधर एंगल 90 होगा, और हमें पता है कि कोस 90 ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इधर मैं कोस 90 के वैल्यू पुट करूँ तो ये ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो इस कंप्लीट फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास वर्क डन कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। कौन सा पाथ, सी टू बी। अब ये दोनों का वर्क डन इधर पुट कर लेते हैं, ए टू सी का और सी टू बी का इधर पुट करते हैं। ठीक है, तो मैं ये इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ। इक्वेशन क्या है, वर्क डन ए सी बी इज इक्वल टू वर्क डन ए टू सी प्लस वर्क डन सी टू बी। अब वैल्यूज लगाएं, ए टू सी की वैल्यू क्या आई, माइनस एम जी एच आई, प्लस सी बी की वैल्यू कितनी आई, ये लिखी हुई है ज़ीरो आ रही है, इनको ऐड किया तो ज़ीरो तो यहाँ से गया, तो ये आ जाएगा माइनस एम जी एच आ जाएगा। ए सी बी की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमने पाथ 2 का वर्क डन निकाल लिया, और आप देखें पाथ 1 एंड पाथ 2 दोनों का वर्क डन सेम आ रहा है। पाथ 1 का वर्क डन कितना आ रहा है, पाथ 1 का वर्क डन है माइनस एम जी एच, एंड पाथ 2 का वर्क डन कितना है, माइनस एम जी एच। यानी डायग्राम से देखें, आप पाथ 1 से बी तक जाएं या पाथ 2 से बी तक जाएं तो वर्क डन चेंज नहीं हो रहा। इधर से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ डिफरेंट भी हो जाए तो वर्क डन सेम आ रहा है। अब थर्ड पाथ को भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये थर्ड पाथ है, ये कर्व पाथ है। तो थर्ड पाथ में अब देखें, चूँकि कर्व पाथ है तो कर्व पाथ में ऐसा करते हैं, इसको हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पैचेस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पैचेस में डिवाइड करता हूँ, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसी तरह इसको nth पैचेस में डिवाइड करते हैं। तो ये लास्ट पैच आ गया, ठीक है, ये लास्ट पैच आ गया, बी तक पहुँचे। अब nth है, मैंने चंद बना दिए, लेकिन ये क्या है, ये nth पैच होंगे। अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करते करते एंड पे पहुंच गए। अब ये जो फर्स्ट बन रही ना ये हाइट, ठीक है, इसका नाम रख देंगे डेल्टा y1 फर्स्ट वर्टिकल हाइट, दूसरी का नाम रख देंगे डेल्टा y2, ये सेकंड वर्टिकल हाइट का नाम रख दिया डेल्टा y2। फिर इसी तरह ये मिड में चलते चलते ये एंड वाली आ जाएगी, और ये जो एंड वाली हाइट आ रही है इसका नाम रख देंगे डेल्टा yn। सपोज n बहुत सारी स्मॉल बना दिए, अगर बुक की डायग्राम में देखेंगे ना तो बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो मैंने चंद बना लिए, इजी बड़ी डायग्राम कर दी। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, अब आपको अभी बता के आ रहा हूँ डायग्राम में कि वर्टिकल जब अपवर्ड मूव करेगा तो एंगल कितना होगा 180, और जब हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो एंगल कितना होगा 90। ठीक है, तो इधर भी ऐसे ही होगा, कर्व पाथ में देखें हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। हॉरिजॉन्टल में एंगल कितना होगा 90, और वर्टिकल में एंगल कितना होगा 180 होगा। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो हॉरिजॉन्टल वर्क की बात करता हूँ। तो पहले तो पाथ 3 की हेडिंग लिख लेते हैं, हम पाथ 3 की बात करें, और पाथ 3 की अगर हम बात करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्क डन देखना चाहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वर्क बात करना चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वर्क में देखें, हम कहेंगे, इधर मैं लिख लेता हूँ WH, H फॉर सिंबल रख दिया हॉरिजॉन्टल, और फॉर्मूला क्या होगा इसका FD cos 90 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मूव करेंगे। जैसे ये इधर देखें, इधर क्या बताया था हॉरिजॉन्टल में, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है सपोज, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे होगी तो एंगल 90। अगर इधर भी हॉरिजॉन्टल है, ये अगर ये हॉरिजॉन्टल है
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर को होगा, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे होगी, तो एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो हॉरिजॉन्टल का वर्क डन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो डायरेक्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने सॉल्व भी कर दिया। अब तमाम हॉरिजॉन्टल वर्क डन 0 होगा, जितने भी स्टेप्स हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी, जितने भी बनेंगे सब हॉरिजॉन्टल का वर्क डन 0 है। अब वर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो वर्टिकल वर्क कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो वर्टिकल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 180 बनता है। जैसे इधर बताया था बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, 180 है, तो इधर भी हर स्टेप में ऊपर मूव करेगा तो एंगल 180 बनेगा। तो अब इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ कि जो टोटल वर्क डन है ना, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा W1, ठीक है, फिर डेल्टा W2, फिर ये अप टू करते हुए एंड पे क्या आ जाएगा, डेल्टा WN आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे पैचेस हैं, हर वर्टिकल पैच के वर्क डन को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे, ये डॉट्स लगा दी मैं, तो और भी बीच में बहुत सारे जो वर्टिकल स्टेप्स हैं उनका वर्क डन होगा, ठीक है। अब इनको वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ये जो फार्मूला आ जाएगा, W का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का हमारे पास फार्मूला होता है FD cos थीटा। तो इधर FG की जगह हम क्या लगा देंगे, mg, ठीक है। और F, चले मैं इसको यूं लिखता हूँ, FD cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। अब चूंकि वर्क डन देख रहे हैं तो F वर्टिकल फोर्स है, इसकी जगह क्या लगा देंगे हम, mg लगा देंगे। और D आ रहा है तो D की जगह पे क्या लगा देंगे, हम डेल्टा Y1 लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये समझाने के लिए लिखा था। तो इधर क्या आ जाएगा, mg, और D की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा Y1। और आपको पता है कि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो एंगल कितना होगा, 180। और 180 के केस में क्या आएगा, माइनस आएगा साथ, cos 180 आता है, तो इधर लिख लेता हूँ cos 180, ठीक है। cos 180 क्या होता है, -1 होता है। अब सेकंड के लिए आ जाए, इसी तरह फॉर्मूला क्या हो गया, mg डेल्टा Y2 आ जाएगा, ठीक है। FD आता है, तो F की जगह mg और D की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा Y2। ये सेकंड वर्टिकल स्टेप्स है, ये फर्स्ट वर्टिकल स्टेप डेल्टा Y1, सेकंड वर्टिकल स्टेप डेल्टा Y2, ठीक है। और cos इधर भी क्या आएगा, 180, ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो बॉडी ग्रेविटेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 180 होगा। अब 2 ये करते जाएं और एंड पे आ जाएं। लास्ट वाले का ना मैं इधर लिख लेता हूँ, ये लास्ट वाले का ना ये डॉट से लगाएं, और इधर लिख रहा हूँ, स्पेस कम है। और इसके लिए क्या लिखेंगे, FD cos थीटा, तो F की जगह mg लगा दिया, और D nth लास्ट वाले का क्या आएगा, वर्टिकल पाथ, डेल्टा YN आएगा। और इसके लिए एंगल क्या बनेगा, 180 बनेगा, क्योंकि ऊपर अपवर्ड मूव कर रहा है। जब बॉडी अपवर्ड मूव करेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 होगा। अब इसको सोल्व कर लें आप, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये cos 180 -1 होता है, माइनस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -mg डेल्टा Y1, ठीक है। और इधर भी क्या आ जाएगा, cos 180 लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -mg डेल्टा Y2 अप टू, ठीक है। फिर ये एंड पे क्या बचेगा, ये भी क्या आ जाएगा, -mg डेल्टा YN आ जाएगा, ये लास्ट का, ठीक है, लास्ट का n आ जाएगा। अब ऐसा करें, इसमें कॉमन ले लें -mg को, जब -mg को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डेल्टा Y1 प्लस डेल्टा Y2 एंड अप टू डेल्टा YN। अब ज़रा देखें, इसमें ये जो हम लिख रहे हैं -mg लिख दिया, ये क्या है ज़रा देखें, डेल्टा Y1 डेल्टा Y2 अप टू डेल्टा YN, ये तमाम वर्टिकल पैचेस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चलते चलते सबको ऐड किया, तो ये टोटल A से B जब आएंगे तो ये टोटल हाइट बन जाएगी, ठीक है। तमाम वर्टिकल पैचेस को अगर ऐड कर दें तो वर्टिकल हाइट बन जाएगी। इन तमाम पैचेस की जगह फिर हम क्या लिख सकते हैं, इन तमाम पैचेस की जगह हम H हाइट लिख सकते हैं। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, H हाइट लिख दिया। तो ये पाथ AB का वर्क डन आ गया, और जो पाथ AB का वर्क डन है इसके सबस्क्रिप्ट में हम AB लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पाथ थर्ड पाथ कर्व पाथ AB का वर्क डन है, तो ये आ गया। इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन 3 है। अब देखें, ये थर्ड इक्वेशन 3 आ गई, तो इसका भी क्या आंसर आ रहा है, -mgh आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो तीनों पाथ का वर्क डन, फर्स्ट पाथ का वर्क डन,
ये वाला है, सेकंड पाथ का वर्क डन ये, और थर्ड पाथ का ये वर्क डन। तीनों का आंसर क्या आया? -mgh आया। ठीक है, तो -mgh आ रहा है, मतलब वर्क डन चेंज नहीं हो रहा। पाथ चेंज करने से वर्क डन चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ के जिस ग्रेविटेशन फील्ड में, उस फील्ड का नाम रख देते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो वो जो यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड का भी कंसेप्ट आ गया। कंजर्वेटिव फील्ड का कंसेप्ट क्या है? ये वो फील्ड होती है जिस फील्ड के अंदर वर्क डन चेंज नहीं होता पाथ के चेंज करने से। ठीक है, ये हमारी बुक में ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है कंजर्वेटिव फील्ड की। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो पाथ चेंज कर दे वर्क डन वही रहेगा। तो जिस फील्ड में ऐसा हो रहा है उस फील्ड का नाम है कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, ये हमारी बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब एक और हम पॉइंट देखने लगे हैं कि क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो होता है। वर्क इन क्लोज पाथ इज जीरो। वर्क डन क्लोज पाथ का जीरो होता है। ये भी इसी में हम लिखेंगे कि वर्क डन क्लोज पाथ का जीरो होता है। इसके लिए ना हम यही डायग्राम में क्लोज पाथ कंसिडर कर लेते हैं। अब क्लोज पाथ क्या है? इसी में से मैं एक क्लोज पाथ कंसिडर करता हूँ। ये ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, और फिर ये यहाँ से बी पे आया, और फिर यहाँ पे कर्व पाथ है ना, ये कर्व पाथ है। अब इसमें हमने क्या किया हुआ कि ये पैचेस में इसको डिवाइड किया हुआ था, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पैचेस में। अब ज़रा देखें, यहाँ पे हमने ड्राइव किया हुआ है ऑलरेडी, जस्ट इसकी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, पुट करनी है इधर। अब मैं लिखता हूँ क्लोज पाथ बनाएं। क्लोज पाथ का मतलब क्या होगा? ए से डी, फिर डी से बी, और फिर बी से कहाँ पे आ जाएगा? ए पे आ जाएगा। यानी ये देखें, ये क्लोज पाथ हुआ ना, ए से स्टार्ट हुआ और दोबारा ए पे आ जाएगा, तो ये क्लोज पाथ है। तो इसको मैं वर्क डन को लिखूंगा तो यूँ लिख सकता हूँ, वर्क डन क्या बनेगा? ए डी बी ए, यानी ए से शुरू हुआ, डी बी और दोबारा ए पे आ जाएगा। जब वो ऊपर से नीचे आएगा ना, अब इसकी डायरेक्शन ये है। जब नीचे से ऊपर जा रहा था ना, तो ये डायरेक्शन थी, ऊपर की तरफ थी। अब इधर से ये राइट हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर ऊपर की तरफ हुआ, फिर ये कर्व पाथ में नीचे की तरफ आ रहा है। सब के हमने वैल्यू निकाली हुई है। अब इसका लिख लेते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ, क्या है? वर्क डन ए डी बी ए इज़ इक्वल टू, तो फर्स्ट क्या बनेगा? वर्क डन ए टू डी। ठीक है, फिर क्या बनेगा? वर्क डन डी टू बी। ठीक है, डी टू बी। फिर क्या बनेगा? वर्क डन बी टू ए। ठीक है, तो ये लिख दिया बी टू ए। अब देखें, ए टू डी, फिर डी टू बी, फिर बी टू ए। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए टू डी, ए टू डी का कितना था? हमने अभी फाइंड किया हुआ है फर्स्ट पाथ में, 0 है। और आपको ये डायरेक्ट भी पता चल जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में अगर 90 आना है तो वर्क डन 0, डायरेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब डी बी, डी बी ऊपर जाते हुए हैं और अभी हम फाइंड भी करके आ रहे हैं, इसका आ जाएगा माइनस एम जी एच। ठीक है, अब आ जाए बी ए। ये बी ए ये वाला है, ऊपर से नीचे आ रहा है, बी से ए आ रहा है। जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो माइनस में आ रहा था। ठीक है, जब नीचे से ये ए से बी अपवर्ड मूव किया तो कितना आया था? -mgh आया था तीसरे पाथ का। लेकिन अब इधर क्या हो रहा है? बी से ए आ रहा है, यानी डाउनवर्ड आ रहा है। तो जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव लगा दें। तो जब ऊपर जा रहा था तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नेगेटिव था, जब नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, ये याद रखना, ऊपर जाते हुए नेगेटिव था अगर, तो नीचे आते हुए पॉजिटिव साइन लगा दिया, डायरेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये पहले 0 है तो सबको ऐड करेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0। तो हमने देख लिया कि क्लोज पाथ का वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। फिजिक्स कहती है कि क्लोज पाथ 0 होगा। देखें, अगर हम इधर पर्सन भी लेट कर लें, मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, और यहाँ से दौड़ लगाता हुआ इधर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ए पे आ गया, तो फिजिक्स क्या कहेगी? उसने 0 वर्क किया, उसने वर्क नहीं किया। अजीब बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ऐसे ही है। फिजिक्स इसको वर्क डन नहीं मानती, चाहे ये सुबह से लेकर रात तक ये ऐसे ही चक्कर लगाता रहे, इसकी एक्सरसाइज होगी, इसका वॉक होगी, ठीक है, इसकी अच्छी खासी थकावट हो जाएगी, थक जाएगा, लेकिन फिजिक्स कहेगी ए से स्टार्ट हुआ है दोबारा ए पे आके खड़ा हो जाएगा तो वर्क डन 0 है। तो हम अब दूसरी डेफिनेशन करने लगे हैं कंजर्वेटिव फील्ड की। कंजर्वेटिव फील्ड की एक और डेफिनेशन ये होती है, द फील्ड इन विच द वर्क डन इज 0 इन क्रॉस पाथ।
अगर क्लोज पाथ में वर्क डन 0 हो और जिस फील्ड में ऐसा हो रहा होता है उस फील्ड का नाम क्या रख देते हैं हम, कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड की 2 डेफिनेशन हुई। एक डेफिनेशन में हम कहा कि द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। दूसरी डेफिनेशन इससे हम करेंगे क्लोज पाथ से, तो हम कहेंगे द फील्ड इन विच द वर्क डन इज 0 दैट फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पे आप 4 स्टार लगा लें। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।